नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक नई सोच पर। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। आज जो हमारी वीडियो है उसका विषय है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की छुट्टी। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की छुट्टी कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से उनको छुट्टी दी जाती है। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ या यूटी के एम्प्लॉइज़ जितने भी रहते हैं उनकी छुट्टी का जो तरीका है वो ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। लेकिन आज जिस वीडियो को हम बनाने जा रहे हैं उस पर स्पेशल जो जोर है वो है जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस रूल 1979 को लेके। इसमें वो चीज़ें बताई जाएंगी आपको कि आप एक एम्प्लॉय कितनी छुट्टी ले सकता है और किस प्रकार से ले सकता है, और उसको छुट्टी को कौन जो है कॉम्पिटेंट है, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो आपको बताता चलूँ कि टोटल जो लीव रहती हैं वो हमारी 15 प्रकार की छुट्टियां रहती हैं। एक सरकारी मुलाजम जो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो 15 प्रकार की छुट्टियां ले सकता है। पहली छुट्टी जो है वो रहती है अर्न लीव, जो आपको अर्न करनी होती है। दूसरी छुट्टी रहती है हाफ पे लीव। तीसरी क्यूम्यूटेड लीव या मेडिकल लीव भी इसको कहते हैं। चौथी लीव नॉट ड्यू। पाँचवीं मैटरनिटी लीव। सिक्स्थ पैटर्निटी लीव। सेवंथ स्टडी लीव। एट्थ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। नाइन्थ कैजुअल लीव। 10th चाइल्ड केयर लीव। 11th हॉस्पिटल लीव। 12th वोकेशनल डिपार्टमेंट स्टाफ लीव। 13 स्पेशल अडॉप्टेशन लीव। 14 स्पेशल डिसेबिलिटी लीव और 15 स्पेशल कैजुअल लीव। ये 15 प्रकार की छुट्टियां रहती हैं। लेकिन इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में पहले बातचीत करूंगा, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती हैं वो उनके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं और आगे चलूं, आपको बताता चलूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो इसी प्रकार की बाकी वीडियो के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएँ। तो चलते हैं। कुछ मेन रूल्स रहते हैं हर छुट्टी से पहले कि छुट्टी जो है वो उस पर हमारी जो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स रहते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि छुट्टी क्या चीज़ है और किस प्रकार से मिलते हैं। उसके कुछ मेन प्रिंसिपल्स हैं। वो प्रिंसिपल्स ये हैं। पहला प्रिंसिपल्स है लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। छुट्टी जो है कोई राइट नहीं है। आप सरकार के एम्प्लॉय हैं, सरकार के मुलाजम हैं, आपका छुट्टी के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। ये आपका वेलफेयर है। सरकार चाहे तो आपको छुट्टी दे सकती है और सरकार ना चाहे तो आपको छुट्टी नहीं दे सकती। इसके लिए आप किसी भी कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं, ना किसी अथॉरिटी को ज़बरदस्ती या उसको इस चीज़ के लिए आप मनवा सकते हैं कि मेरा राइट है, मुझे छुट्टी जाना है। ये टोटली इस पर डिपेंड करेगा कि जिस ऑफिस में, जिस जगह पे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के पास उसका ऑर्गेनाइजेशन का काम चलेगा या नहीं चलेगा। आपके जाने के बाद आपकी वहाँ छुट्टी पर जितने दिन आप रहते हैं उतने टाइम में उसका काम चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, ये उस पर निर्भर करेगा। उसी के हिसाब से ये उसी ऑफिसर जो आपका वहाँ पे डीडीओ या आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसी का डिस्क्रिप्शन रहेगा कि आपको वो छुट्टी सैंक्शन करें या ना करें। इसलिए छुट्टी को कभी भी आप अपना राइट नहीं समझें। दूसरी चीज रहती है द सैंक्शनिंग अथॉरिटी मे रिफ्यूज और रिवोक लीव ऑफ एनी काइंड बट कैन नॉट अल्टर द काइंड ऑफ लीव ड्यू आर अप्लाइड फॉर। ये कहना चाह रहा है कि जो अथॉरिटी है, जो आपका डीडीओ है या जो भी आपकी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, वो आपकी छुट्टी को रिफ्यूज कर सकता है, रिवोक कर सकता है, लेकिन आपकी छुट्टी में अल्टर नहीं कर सकता। सपोज आप अर्न लीव जाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं अर्न लीव काटने के बाद आया और उसके बाद आपका ऑफिसर आपको ये कहे कि आप नहीं अर्न लीव नहीं, आप अब चले जाओ मेडिकल लीव पे। आप मेडिकल लीव के बजाय आप स्टडी लीव पे चले जाओ। वो आपको इस चीज़ के लिए कभी भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप इस छुट्टी पे चले जाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो एम्प्लॉय खुद है वो खुद से एक रिक्वेस्ट कर सकता है जो आपका सैंक्शनिंग अथॉरिटी है कि मैं ये छुट्टी, अभी मैंने जो छुट्टी काट के आया हूँ वो मेडिकल लीव थी लेकिन मैं उसको अर्न लीव में चेंज करवाना चाहता हूँ। अगर आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर का डिस्क्रिप्शन रहेगा, ये उनकी मर्जी रहेगी, अगर वो सहमत रहेंगे आपकी बात से, आपकी रिक्वेस्ट से, तो आपकी छुट्टी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन कोई भी अथॉरिटी, कोई भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी आपसे जबरदस्ती से आपकी छुट्टी को अल्टर उसमें चेंज नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते किसी और छुट्टी में। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं और सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसमें सेटिस्फाई हो जाती है आपकी बात को लेकर कि आपकी छुट्टी किसी और छुट्टी में कन्वर्ट होनी चाहिए, तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ये उस पर निर्भर रहेगा। तीसरी चीज रहती है नो लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी ग्रांटेड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड
exceed 5 year except with the sanction of president oblique governor oblique lieutenant governor। अब इसमें कंडीशंस ये है कि अगर आप छुट्टी जाते हैं तो आपकी मैक्सिमम छुट्टी, जितनी भी छुट्टियां मैंने आपको अभी बताई कि 15 प्रकार की छुट्टियां रहती हैं, आप कोई भी छुट्टी जाएं या लगातार एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी छुट्टी जाए, ये मैक्सिमम 5 साल ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर 5 साल से ज़्यादा आपकी छुट्टी एक्सीड हो जाती है तो आपकी सर्विस में ब्रेक आ जाएगी, आपको डिसकंटिन्यू माना जाएगा सर्विस में। हालांकि कुछ अगर एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसे जो होते हैं सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, तो उस हालात में आप प्रेसिडेंट से, या अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आपको प्रेसिडेंट से, और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर जो भी आपकी स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनसे आपको परमिशन लेनी होगी। उसके बाद आप 5 साल से ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसकी अगली चीज़ है कि विलफुल अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव रेंडर ए गवर्नमेंट सर्वेंट लाइबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर आप अपनी मर्जी से छुट्टी खत्म होने के बाद घर बैठते हैं तो कानूनन आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। उसके बाद अगर आप छुट्टी के ऊपर अपनी मर्जी से घर बैठ जाते हैं, बिना सैंक्शनिंग अथॉरिटी के आप बैठ जाते हैं, आपने छुट्टी सैंक्शन नहीं कराई और आप घर बैठ गए, तो ऐसी हालात में भी आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा और आपकी सर्विस को इंटरप्शंस ऑफ सर्विस होगा, आपकी सर्विस में ब्रेक हो सकती है। अब हम बात करेंगे अर्न लीव के बारे में कि अर्न लीव क्या चीज़ होती है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट छुट्टी है और मुझे लगता है सबसे इजी भी ये मिल जाती है। किसी भी जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसको देने में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि अर्न लीव मैक्सिमम हर एम्प्लॉय की रहती है, तो ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी को भी प्रॉब्लम नहीं आती और ये मिल भी आसानी से जाती है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि जो आपकी अर्न लीव है, अर्न से ही जैसे आप समझ रहे होंगे कि ये कमाई जाती है, आपकी ड्यूटी के साथ इसको कमाया जाता है, इसको उसी से अर्न किया जाता है। तो एक साल में 30 दिन आपकी अर्न लीव होती है। ध्यान रहे, ये जो 30 दिन आपकी अर्न लीव है, ये आपकी ईयर ऑफ द सर्विस नहीं होती, ये आपके कैलेंडर ईयर में देखा जाता है। आपका कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक रहता है, इसके बीच में ही आपको ये छुट्टी दी जाएगी और 30 दिन आपकी छुट्टी बनती है। अगर आप इसको मंथली डिवाइड करें तो जिस मंथ में आपने ज्वाइन किया, अगर आप न्यू अपॉइंटी हैं और आपने आज ही ज्वाइन किया, सपोज मैंने 2 फरवरी को ज्वाइन किया, तो फरवरी मंथ की मुझे कोई भी छुट्टी नहीं दी जाएगी, अर्न लीव मेरी कोई भी क्रेडिट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने उस कैलेंडर मंथ को कंप्लीट नहीं किया। कैलेंडर मंथ के मैंने 2 तारीख को ज्वाइन किया और वो कैलेंडर मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए मुझे उस मंथ की कोई भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर मैंने फरवरी के बाद मार्च मंथ की जो छुट्टी है, उससे मार्च में मुझे 2.5 डेज पर मंथ लीव मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। और इसी प्रकार से जब उसके बाद आपका 1 साल कंप्लीट होगा, मार्च से लेकर दिसंबर तक जितने 8-9 महीने बचेंगे, उनकी लीव आपकी क्रेडिट हो जाएगी। और इसको क्रेडिट करने की जिम्मेवारी जो है वो आपका डीडीओ या जो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका लीव अकाउंट को मेंटेन करें। उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर में आप चले जाएंगे तो फिर आपका जो कैलेंडर ईयर है वहां से आपकी छुट्टी शुरू हो जाएगी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। ये जो अर्न लीव है ये साल में 2 बार क्रेडिट होती है और ये साल के पहले ही क्रेडिट हो जाती है। सपोज कि आपने 2 फरवरी को ज्वाइन किया था, आपका वो साल कंप्लीट होने के बाद जैसे आप जुलाई में पहुंचेंगे तो जुलाई तक जो आपकी 2.5 के हिसाब से जितनी छुट्टी बनती है वो क्रेडिट हो जाएगी, प्लस जुलाई में आपकी नेक्स्ट 15 डेज भी क्रेडिट हो जाएगी पहले ही। और जनवरी में अभी साल शुरू ही हुआ है तो उसके 1 जनवरी को ही आपकी क्रेडिट हो जाएगी आपकी छुट्टी। वैसे ही आपकी फिर आगे जुलाई में 1 जुलाई को फिर से क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद इसमें एक ये जो छुट्टी रहती है, मैक्सिमम इस छुट्टी की लिमिट है 300 दिन। आप इस छुट्टी को जमा कर सकते हैं 300 दिन। 300 दिन से ज़्यादा अगर आपकी छुट्टी जमा हो रही है तो लैप्स हो जाएगी। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप 30 दिन, आपकी 10 साल सर्विस हो गई है और आपने 30 दिन से ज़्यादा एक मंथ में ये जमा नहीं होती है और 300 दिन अगर ये इकट्ठी हो गई है छुट्टी, तो आप हर साल अपनी अर्न लीव लेते रहें ताकि आपकी छुट्टी लैप्स न हो, क्योंकि 300 दिन के बाद आपकी ये छुट्टी आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी। एक और चीज़ अक्सर रहती है कि बहुत से लोग मैंने देखा है कि ये कहते हैं कि जब पेंशन जा रहे होते हैं वो कहते हैं कि इस साल में मुझे कोई भी छुट्टी नहीं लेनी है क्योंकि लास्ट साल में छुट्टी लेने से लॉस हो जाता है। मेरी 23 साल कंटिन्यू सर्विस के अनुभव ये कहता है कि जिस साल मैं पेंशन आया था एक बार, तो उस वक्त भी मुझे यही कहा जा रहा था कि लास्ट साल में आपको कोई भी अर्न लीव या इस प्रकार की छुट्टियां नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो छुट्टी आपको नुकसान होता है। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। आप लास्ट ईयर जिस साल में आप पेंशन जा रहे हैं उस साल में भी आप छुट्टी अर्न लीव को ले सकते हैं, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
300 दिन मैक्सिमम जमा करवा सकते हैं। अगर आपने 300 दिन जमा कराई हैं तो आपको उसके बदले में उसका पैसा मिलेगा। अगर आपने मान लो जब आप अपॉइंट हुए थे उसके 2 साल के बाद ही आपने अपनी 30 दिन जमा करवाना शुरू कर दी थी, लेकिन आपको जो सैलरी दी जाएगी लास्ट टाइम आप जिस पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं, जो आपका डेजिग्नेशन उस वक्त है, उस वक्त की फुल सैलरी आपको दी जाएगी 300 दिन की। जितनी भी आपकी बनेगा पैसा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, अब वो पैसा आपको मिल जाएगा। इसलिए 300 दिन जमा करवाना जरूरी नहीं है कि 300 दिन, लेकिन 300 दिन तक का आपको बेनिफिट हो सकता है। दूसरी चीज ये जो छुट्टी रहती है अर्न लीव, अगर आपके पास 300 दिन भी जमा है और आपने एक साथ कभी छुट्टी जाना है तो आप मैक्सिमम 180 डेज तक ही छुट्टी जा सकते हैं। इससे ज्यादा आप एक टाइम में छुट्टी नहीं जा सकते हैं। ध्यान रहे कि आपने जब भी अर्न लीव के लिए अप्लाई करना है, आपका जो भी कंसर्निंग लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, वो आपका डीडीओ हो या आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर जो भी है, जिससे भी आपको जो आपकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, जब आप उसको अप्लाई करें तो 180 डेज से ज़्यादा अप्लाई ना करें, क्योंकि 180 डेज तक ही आपको सैंक्शन हो सकती है। ये मैंने जो आपको कहा ये था अर्न लीव के बारे में। अब हम बात करेंगे हाफ पे लीव। हाफ पे लीव बड़ा एक इंटरेस्टेड टॉपिक है, क्योंकि बहुत से लोग हाफ पे लीव को ले नहीं पाते हैं। तो हाफ पे लीव के बारे में मुझे लगता है कि हम डिटेल से बातचीत करेंगे कि हाफ पे लीव किस तरह से ली जाती है और इसको कौन ले सकता है, क्योंकि लोग हाफ पे का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि बस आधी ही तनख्वाह मिलनी, आधी तनख्वाह कट जाएगी, कौन जाएगा ये वाली छुट्टी की आधी पे मिलेगी। तो इस प्रकार की छुट्टी को छुट्टी कैसे कोई मान ले कि आधी ही तनख्वाह मिलनी है। लेकिन मैं आपको आज बताने का प्रयास करूंगा कि हाफ पे लीव में भी आपको फुल सैलरी किस प्रकार से मिलती है, क्या प्रोविजंस रहते हैं। लेकिन मैं अभी हाफ पे लीव को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद ये जो लीव का चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसको एक पार्ट में कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं तो कर दूंगा, लेकिन आप बोर होंगे इस वीडियो को देखने में, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। 2 या 3 पार्ट मुझे लगता है जो हमारी लीव है इसको लेके बन जाएंगे। तो आपको इसके बाद जो कंटिन्यू दूसरा पार्ट रहेगा उसको भी ज़रूर देखें, और उसके बाद जो तीसरा या चौथा पार्ट बनेगा उनको भी ज़रूर देखें, तभी जाके आपको पूरी लीव के बारे में समझ आएगा। अब मैं हाफ पे लीव के बारे में आपको बताना चाह रहा था कि टोटल हाफ पे लीव जो रहती है वो एक ईयर में 20 दिन होती है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ जो जिस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका साल जो होता है, ये साल आपका ईयर ऑफ सर्विस होता है। ईयर ऑफ सर्विस मींस कि अगर किसी ने 2 फेब को ज्वाइन किया था तो अगले साल 2 फेब तक उसको 20 दिन छुट्टी मिलेगी। यहां पे बिल्कुल भी आपका कैलेंडर ईयर को नहीं लिया जाएगा, यहां आपका सर्विस ईयर लिया जाएगा। आपने 2 फेब को ज्वाइन किया है तो नेक्स्ट 2 फेब तक 1 फेब को आपका 1 साल कंप्लीट होगा। 1 साल कंप्लीट होने के बाद 20 दिन आपके अकाउंट में हाफ पे लीव क्रेडिट हो जाएगी। और अगर हम इसको डेज के हिसाब से निकालें तो 1.66 डेज पर मंथ के हिसाब से निकल के आती है। और टोटल ये वैसे ये 20 ही दिन होती है और ये साल के लास्ट में ही दी जाती है, उसके बाद ये आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। मैक्सिमम ये जो हाफ पे लीव है ये 2 साल तक आप जो है वो जमा कर सकते हैं, 2 साल मैक्सिमम, या 720 दिन। जैसे आपने देखा था अर्न लीव जो है उसको हम 10 मंथ या 300 दिन तक जमा कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसको 720 दिन जमा हो सकती है या 2 साल जमा हो सकती है। मैक्सिमम जो हाफ पे लीव ये इतनी जमा हो सकती है। लेकिन एक स्पेल में, एक बार में आप जो है 90 डेज मैक्सिमम जो है वो हाफ पे लीव जा सकते हैं। हाफ पे लीव से ही आपको समझ में आ गया होगा कि हाफ पे लीव आपको बेसिक की आधी और डीए जितना चल रहा है वो भी आधा, यानी कि आधी जब बेसिक मिलेगी उसके ऊपर फुल डीए भी लगा लोगे तो आधा ही बनेगा। अगर आपकी 20,000 डीए और बेसिक मिला के सैलरी बन रही है तो अब आपको 10,000 वो मिलेगी जब तक आप हाफ पे लीव पे हैं। हाफ पे लीव यहाँ पे जो है ये वाला हाफ पे लीव खत्म होती है। और इसके बाद इसी के साथ कोरिलेटेड बिल्कुल मिलती जुलती एक दूसरी छुट्टी है जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेड लीव या मेडिकल लीव भी इसको कहा जाता है। ये लीव इटसेल्फ कोई लीव नहीं है, लेकिन जो आपकी हाफ पे लीव है वही आपकी कम्यूटेड हुई है। उसको किस प्रकार से हम कम्यूट करवा सकते हैं उस लीव के बारे में इसको बताया गया। हालांकि ये इसको अलग भी कई जगहों पे लोग इसको अलग भी कहते हैं कि हाफ पे लीव अलग होती है और कम्यूटेड लीव या मेडिकल लीव अलग चीज़ होती है, लेकिन ये बिल्कुल इसके रिलेटेड है। इटसेल्फ खुद में कोई कम्यूटेड लीव कोई लीव नहीं होती है, हाफ पे लीव का ही एक पार्ट रहता है।
तो जो हाफ पे लीव का मैंने आपको जिस प्रकार से बता दिया कि 720 दिन मैक्सिमम जमा हो सकता है, 90 डेज एक स्पेल में जा सकते हैं, एक स्पेन जो आपका है वो 90 डेज का हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, और उसमें हाफ पे ही आपको मिलेगी। लेकिन इसके साथ रिलेटेड जो दूसरी कमिटेड लीव है उसमें उसको मेडिकल लीव भी कहा जाता है, तो वो आपकी जो लीव है वो आपको उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो आपको जितनी भी आपकी हाफ पे लीव है वो सारी की सारी आप ले सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसको लेने के लिए, जो कम्युनिटी लीव लेने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये रहता है कि आप इसको मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर ले सकते हैं, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, और जब आप फिट हो गए होंगे तो फिर एक फिटनेस सर्टिफिकेट देना आपको। और दूसरा, अगर आप दूसरी आप ले सकते हैं अगर आपने किसी कोई अप्रूव कोर्स है गवर्नमेंट का, उसके लिए अगर आप जा रहे हैं और आपको पेपर देने के लिए जाना या आपको पढ़ने के लिए जाना, तो वो भी आपको मिल सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये उस हालात में मिल सकता है आपको। ये दो ही प्रकार की कमिटेड हो सकते हैं, आपकी कम्यूट होती है लीव, एक तो मेडिकल ग्राउंड्स का और दूसरी आपकी स्टडी की वजह से। जो स्टडी के लिए आपको तभी ये आपका जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी वो आपको सैंक्शन करेंगे जब आपने मान लो स्टडी लीव के लिए अप्लाई किया हो, और स्टडी लीव हम इसके बाद उसके बारे में बातचीत करेंगे। जब स्टडी लीव आपको सैंक्शन ना की जाए क्योंकि उसके कुछ टर्म्स और कंडीशंस जो हैं वो अलग हैं, या उसकी जो क्राइटेरिया आप वो फुलफिल नहीं कर पाए और आपको वो आपको सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि आप स्टडी लीव पर नहीं जा सकते, देन आप इस छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मान लो कोई बंदा ऑनलाइन कोई कोर्सेज उसने खरीदा है और उसमें वो पेपर देना चाह रहा है, या कोई किसी किस्म की पढ़ाई पढ़ रहा है, वो मास्टर डिग्री कर रहा है किसी में या पीएचडी कर रहा है, उसको पेपर देने जाना, 2 महीने की छुट्टी चाहिए, 1 महीने की छुट्टी चाहिए, 3 महीने की छुट्टी चाहिए, तो ऐसी हालात में वो आदमी अपनी कम्यूटेड लीव को जा सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस कि आपका जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो आपसे सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि आप जो है अप्रूव्ड स्टडी कोर्स के लिए जा रहे हैं, और वो आप जिस इंस्टीट्यूट से, जिस यूनिवर्सिटी से आप उसको कर रहे हैं वो रेगुलाइज्ड है, वो जो है वो कहीं पे फैक वैक नहीं होना चाहिए कि कोई फैक यूनिवर्सिटी हो तो वहां से अगर आप कर रहे हैं तो वैसा नहीं होना चाहिए। वो जो आपकी रजिस्टर्ड या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या जिस भी बोर्ड से जहां से आप कर रहे हैं वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो आपकी जो स्टडी वाली पार्ट से आप जा रहे थे वो मैक्सिमम आप 180 डेज ले सकते हैं, मैक्सिमम 180 डेज, और आपको 180 डेज आपकी हाफ पे लीव जो है वो आपको मिलेगी, और फुल पे आपको 90 डेज। यानी कि आप सपोज, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा क्योंकि बिना एग्जांपल के ये ऐसा चैप्टर है, ये वाला पार्ट है जो समझ नहीं आता है। तो मैं कहूँगा कि सपोज मैंने किसी मास्टर डिग्री के लिए दिल्ली में पेपर देने जाना और मुझे 3 मंथ के लिए वहाँ जाना है, तो मुझे अपने डिपार्टमेंट में ये दिखाना है कि मुझे आपको जो भी आपके पास मटेरियल होगा उसके रिलेटेड जो भी आपके पास रोल नंबर या एग्जामिनेशन डेट जो भी आप दिखाएं वो दिखा के जिससे आपका सैंक्शनिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाए, वो आपको अप्रूव कर देंगे ठीक है आप 90 डेज़ के लिए दिल्ली जो है आप पेपर देने चला जाएं। आपने उनसे कहना है कि मेरी, आप जो एप्लीकेशन देंगे आप उसमें लिखेंगे कि मेरी जो हाफ पे लीव आपके पास है, मेरे अकाउंट में जो क्रेडिट है हाफ पे लीव, उसमें से मुझे 90 डेज़ जो है आप वो दे दें और मुझे फुल पे लेनी है। जब आपकी लीव जो कम्यूट होगी आपको 90 डेज मैक्सिमम मिलेगी, 90 डेज आप जाएंगे, लेकिन आपका जो हाफ पे लीव वो 180 डेज डेबिट हो जाएगा। सपोज आपके पास 200 दिन छुट्टी जमा थी हाफ पे लीव, लेकिन आपने 90 दिन के लिए 3 मंथ के लिए दिल्ली जाना था और आप पेपर देने के लिए दिल्ली में चले गए। अब आप दिल्ली जब जाएंगे 3 मंथ के लिए, तो आपकी जो छुट्टी आपको 3 मंथ मिलेगी उसमें आपको फुल सैलरी मिलेगी, आपको सैलरी फुल मिलेगी, लेकिन आपका जो हाफ पे लीव का अकाउंट था उसमें से 180 डेज डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि हाफ पे का मतलब था आधे दिन की सैलरी, लेकिन आपने पूरी सैलरी ली, तो वहां आपका अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा 180 डेज, लेकिन आपको छुट्टी दी जाएगी 90 डेज। आप ऐसा जा सकते हैं। और एक चीज और कहूं कि ये इंटायर सर्विस में आप सिर्फ 90 डेज ही ले सकते हैं, यानी कि हाफ पे लीव 180 डेज और फुल डे अगर आप इसको कम्यूट करवा देते हैं तो आप सिर्फ 90 डेज तक ही स्टडी के लिए जा सकते हैं। मेडिकल के लिए आप जो है वो कितनी भी जाएं, मेडिकल के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन आपको मेडिकल के लिए आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना है। आपकी जितनी छुट्टी बनेगी, जितनी छुट्टी बनती है, सपोज मेरी 720 दिन मैंने छुट्टी जो है मेरी बन रही है हाफ पे लीव, और मैं 720 दिन का 50% जाना चाहता हूं,
यानी कि उसका एक साल के लिए मैं जाना चाह रहा हूं मेडिकल लीव पे, या मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से मेडिकल की लीव मुझे चाहिए, तो मैं जा सकता हूं। लेकिन जब मैं 365 दिन जाऊंगा तो मेरी वहां से कितनी 720 दिन ही छुट्टी जो है वो खत्म हो जाएगी, मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाएगी और मुझे एक साल में छुट्टी मैक्सिमम आप इतनी जा सकते हैं जितनी आपकी जमा होगी वो सारी आप जा सकते हैं। आपको फुल सैलरी मिलेगी मेडिकल्स के ग्राउंड पे, और उसमें आपका टोटल लीव देखी जाती है कि जितनी आपकी जमा थी वो लीव उसमें से आपकी डेबिट कर दी जाएगी। अब अगली चीज़ ये आती है कि ये जो छुट्टी है इसको किस बेस के ऊपर ये मेडिकल सर्टिफिकेट्स कौन देगा, तो आपको सरकारी डॉक्टर से ही ये मेडिकल सर्टिफिकेट्स लेके आने हैं। बिना सरकारी डॉक्टर, कोई भी प्राइवेट जो डॉक्टर होगा या प्राइवेट क्लिनिक होगा उसका आप बिल्कुल भी सर्टिफिकेट ना लाएं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट इसके लिए वैलिड नहीं होगा। मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी कि हाफ पे लीव क्या चीज़ रहती है। हाफ पे लीव आप कितनी भी जाएं, जितनी आपकी जमा है वो जा सकते हैं, आपको आधा ही उसमें सैलरी मिलेगी हाफ पे लीव में। लेकिन अगर आपकी हाफ पे लीव आपके अकाउंट में क्रेडिट है और आप उसको कम्यूट करवाना चाहते हैं तो कम्यूट आप दो ही प्रकार से कर सकते हैं, पहला मेडिकल ग्राउंड्स और दूसरा स्टडी के लिए। अगर आपका अप्रूव्ड स्टडी कोर्स है तो वो आप मैक्सिमम 90 डेज एंटायर सर्विस में जा सकते हैं, और आपका मेडिकल ग्राउंड्स पे आप मैक्सिमम जितनी आपकी बनती उतनी जा सकते हैं। आपको उस हालात में फुल सैलरी मिलेगी, लेकिन आपके डेज जो हैं वो ट्वाइस माइनस किए जाएंगे। आपके जो हाफ पे लीव थी उसको जो है ट्वाइस जो है वो डेबिट किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इन हाफ पे लीव और कम्यूटेड लीव को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको समझने में कहीं दुश्वारी पेश हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए स्पेशल इस टॉपिक पर, इस छोटे से विषय पर एक वीडियो बना के फिर से एक डाल दूंगा ताकि आसानी से आपको समझ आए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास आए। और मेरी इसके साथ जो कनेक्टिंग दूसरी वीडियो है उसको ज़रूर देखें, तभी आपको लीव के बारे में समझ आएगा। अब इसका ही दूसरा पार्ट जो है बहुत जल्द मैं इस पर बना दूंगा वीडियो, जिस पे हम बाकी वाला जो हमारी लीव्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने मुझे धैर्य से सुना, आपका आभार, धन्यवाद।